अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना। वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम की क्वेश्चन आपने पढ़ी हुई है जो कि क्या होती है, P इज़ इक्वल टू mv। और जबकि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, F इज़ इक्वल टू ma। अब आप सिर्फ यहाँ पे इस टॉपिक में आप देखेंगे कि बेसिकली मोमेंटम का फार्मूला और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दोनों फार्मूलाज में आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपस में किस तरह से बराबर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा हुआ है कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मैस हमारे पास m है और उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, vi है। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स f एक्ट अपॉन इट फॉर टाइम t आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम vf। अब उन्होंने कहा है कि हम सपोज करते हैं कि हमने उस पर जो है फोर्स लगाई है t टाइम तक और कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी जो vi थी अब वो vf हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, वो आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं कि स्पीड में चेंज आने को, कि अगर फॉर एग्जांपल पहले किसी की स्पीड 2 थी, फिर 3 हो गई है, फिर 5 हो गई है, फिर 6 हो गई है, तो यहाँ पे स्पीड आप देखें हर जो है आपके पास हर टाइम बाद चेंज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 3 हो रही है, फिर 4 हो रही है। तो जब भी किसी बॉडी की स्पीड में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला दोबारा लिखा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू क्या होता है, आपके पास ma होता है। तो अगर आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन को निकालना है, m आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जब आप इस m को इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आया, a इज़ इक्वल टू f ओवर m। अब यहाँ पे एक आपने जो है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया है और एक में आपने जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे बेसिकली आप दोनों जो आपके पास इक्वेशन है 1 और 2 दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास a के बराबर है, तो मुझे बताएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या थी, vf माइनस vi ओवर t आपने लिख लिया है। ये आपके पास किसके बराबर आएगी, f ओवर m के बराबर आएगी। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके पास यहाँ पे जो t डिवाइड है ऊपर जाके f के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। m आपके पास यहाँ डिवाइड है, ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। तो m मल्टीप्लाई vf mvf, सेंटर में आपके पास क्या है माइनस m मल्टीप्लाई vi, यानी आपने बेसिकली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ये जो चीज़ आपके पास आई है ये बेसिकली आपके पास है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होती है, इसको जो है ना हम लोग बाद में देखते हैं, फ़िलहाल आप ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप नोट कर लें। ठीक है, यानी पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने जो है ए को निकाला विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने दोनों को कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। आगे देखें, वेयर mvi इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड mvf इज़ द फाइनल मोमेंटम। ज़ाहिर है आपके पास जहाँ पे vi लगा हुआ है, vi फॉर इनिशियल स्पीड, तो जब आपके साथ आपने उसके साथ m को अटैच कर दिया है तो ज़ाहिर है mv किसका फार्मूला था, मोमेंटम का फार्मूला था। तो आप कह सकते हैं कि f मल्टीप्लाई t जो है वो pf माइनस pi के बराबर है, यानी डिफरेंस ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है मज़ीद आपको बताया गया है, दिस इक्वेशन शोज दैट द चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। दिस फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ इज़ मोर जनरल than the form f is equal to ma, because it can easily be extended to account for changes at the body accelerate when its mass also changes। अब बेसिकली आपके पास उन्होंने यहाँ पे जो है
आपके पास फ़ोर्स का एक नया फ़ॉर्मूला उन्होंने आपको ड्राइव करके दे दिया है। वो आपके पास बेसिकली क्या है, mvf माइनस mvi/t। और ये कैसे आया है? ज़ाहिर है आपके पास यहाँ पे f मल्टीप्लाई बाई t था। जब आप अगर आपने यहाँ पे फ़ोर्स निकालनी है, t आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो वो नीचे आके क्या आ जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला है और ये जो फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला है, इसमें आपने जो है कोई भी चेंजेस की बात नहीं की थी, ठीक है। यानी आपके पास दोनों फार्मूले में क्या आ गया कि आपके पास दोनों ही फार्मूलाज आपके पास फोर्स के हैं, लेकिन जब कभी आपने बॉडी की मोमेंटम को डिस्कस करना हो तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब किसी केस में आपके पास मोमेंटम बॉडी की डिस्कस नहीं हुई हुई तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेटमेंट का लिखी हुई है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब सवाल में जो स्टेटमेंट आपके पास थी उसमें मोमेंटम को और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपने बराबर लेके आना था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या चीज़ निकाली थी? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तो आपने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, यानी आपने एफ़ निकाला था। तो इस इक्वेशन में बेसिकली आपने एफ़ को, और मोमेंटम यहाँ पे आपके पास कहाँ है, एम वी आपके पास बेसिकली मोमेंटम है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। यानी अगर आपने जो है बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स का या मोमेंटम का रिलेशनशिप निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने जो है दो एक्सेलरेशंस को निकाला था, दोनों को कंपेयर किया था, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, देन आपने यहाँ से फोर्स निकाल ली है। उसके बाद आपके पास हमने यहाँ पे एक जो है इक्वेशन को स्किप किया था। ये इक्वेशन थी आपके पास एफ मल्टीप्लाई टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये होता है बेसिकली हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला। इस टॉपिक में बेसिकली जो है मैंने जो पॉइंटर ब्लैक यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, ये आपके पास यहाँ डिफ़ाइन है और नीचे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, यही आपने सिर्फ यहाँ पे याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा, पहले आपको उसका मीनिंग पता हो। इम्पल्स कहते हैं कि आपके पास जो है कोई भी काम, अगर मैं सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में देखूँ, अक्सर सुना होगा आपने कि ये इंसान बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इम्पल्स भी आपके पास यही चीज़ होती है कि जब किसी चीज़ पे आपने फोर्स लगाई हो और वो काम विद इन सेकेंड्स हो गया, बहुत जल्दी काम हो गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है बॉल को किक किए, तो जब आपने बॉल को किक किया है तो ये जो आपके पास किकिंग वाला पॉइंट है, अब यहाँ तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बॉल को किक कर रहे हैं और वो आराम आराम से जो है वो जा रही है, ऐसा नहीं होता। आप बॉल को किक करते हैं तो बॉल आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे ही जब आप अपनी कोई बॉल है, बॉल को आप दीवार पे मारते हैं तो विद इन सेकेंड बॉल आपके हाथ में होती है, ऐसा है या नहीं है। या अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने जो है वो बॉल को हिट किया है बैट से, तो आपके पास बॉल फ़ौरन जाती है। मतलब कि आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं और जो आपको आगे से रिएक्शन मिलता है चीज़ों का, वो बहुत ही फ़ौरन मिले, बहुत जल्दी मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, सम टाइम वी विश टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम टू केसेस वेयर द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट इट एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि इम्पल्स आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बैट हिट अ क्रिकेट बॉल द फोर्स रियली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द collision. In such cases it is more convenient to deal with the product of the force and time. अब मसला आपके पास ये आता है कि ज़ाहिर है, मुझे बताएं जब कोई चीज़ इतनी फ़ौरन से एक्ट कर रही है तो उस केस में मुझे बताएं आपको क्या पता कि क्या टाइम निकलेगा। ज़रा आप मुझे बताएं कोई चीज़ आपके पास बहुत जल्दी हो रही है, आपने उस पर फोर्स लगाई है और फ़ौरन से आपके पास जो है ना उस चीज़ का उसने रिएक्शन शो कर दिया है, आपको उसको देखने का, उस टाइम को मेजर करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस केस में आपके पास इम्पल्स का कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने मोमेंटम को और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई, सेम वही वाली चीज़ें हैं, एफ़ मल्टीप्लाई टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर आपने यहाँ से टाइम निकालना है, फोर्स आपको दी गई होगी कि हमने इतनी फोर्स जो है लगाई थी किसी चीज़ पे,
ठीक है, उसकी इतनी स्पीड थी, उसके इतना मास था, हमें पता है कि उसने कितना टाइम में जो है वो रिएक्शन शो किया, हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी इम्पल्स के जो है इम्पल्स की कैलकुलेशंस के लिए हमने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है वो बेसिकली कहाँ से निकल के आया है, मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंपैरिजन से मिलकर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है एक एग्जांपल दी हुई है, अ 15 kg कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 ms-1 टू 15 ms-1। अब आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, दो स्पीड दी हुई हैं। जाहिर है जो पहले दी हुई है वो वी आई है, जो बाद में दी हुई है वो आपके पास क्या है, वी एफ। यानी आपके पास यहाँ पे वी आई 20 है, वी एफ आपके पास यहाँ पे क्या है 15। 3 सेकेंड्स आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, यानी आपसे यहाँ पे फोर्स पूछी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास वही है, एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। फोर्स आपने निकालनी है, तो आपके पास यहाँ पे चीज़ों को आपने पुट किया है, टी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, आप कह सकते हैं आपके पास जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को डायरेक्ट लिखा हुआ है, शिफ्टिंग नहीं की हुई। आपने यहाँ पे ये इसको प्रॉपर शिफ्ट करना है इस फॉर्म में। आपके पास एम भी है, वी एफ भी है, एम आपके पास सेम ही है, वी आई है, टी है। सिंपल इसको सॉल्व करना है। ज़ाहिर आप फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट आपके पास क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो आज हमने लेक्चर किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।